तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या चीज है? तो हमने देखा है, हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पढ़े हैं, हमने रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़े हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या है? जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी हमारा मेन बेसिस क्या होता था? कलर चेंज ही होता था कि जो इंडिकेटर हम मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन या कोई भी और इंडिकेटर यूज करते थे वो एंड पॉइंट के नियर अबाउट, एंड पॉइंट क्या होता है? जिस समय जो ब्यूरेट में जो फ्लास्क में जो सब्सटेंस है उसके इक्विवेलेंट्स और ब्यूरेट से जो चीज़ ऐड की जा रही है उसके इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट थ्योरेटिकल चीज़ है, एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि जब आपका एंड पॉइंट हुआ जो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इस समय इक्विवेलेंट बराबर हो गए होंगे। एंड पॉइंट जितना क्लोज होगा इक्विवेलेंट पॉइंट से आपकी रीडिंग उतनी अच्छी होगी। तो इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या था? जो इंडिकेटर्स हम यूज करते थे, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, यूजुअली ये दो ज़्यादा यूज करते थे, पर बाकी भी यूज कर सकते हैं। उनके कलर चेंज हमें ये इंडिकेट करते थे कि एंड पॉइंट पहुंच गया, कंप्लीट कलर चेंज होता था। फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी एक्चुअली कलर चेंज ही हमारा बेसिस होता था कि कभी जैसे KMnO4 के टाइट्रेशन में तो क्या था कि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर था कि KMnO4 आप ऐड करते थे तो पिंक कलर आता था। इसे आज क्लास 8 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या था कि आप KMnO4 ऐड किए, पिंक कलर आया। फिर आपने लेकिन जब वो कंज्यूम हो गया तो Mn2+ आयन जो होता है एसिडिक मीडियम में जो बनता है वो कलरलेस होता है, तो आपका मतलब कलर चला जाता था। पर धीरे धीरे आपका जिस समय एंड पॉइंट पहुंच जाएगा, अगला ड्रॉप Mn2+ का ऐड करोगे तो उसको रिएक्ट करने के लिए चीज़ नहीं अवेलेबल है, तो कलर परसिस्ट कर जाता था। तो दैट इज सेल्फ इंडिकेटर। फिर एक है कि Mn2 जो MnO4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, इनिशियली उसमें टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका रिएक्शन स्लो होती है, पर जैसे जैसे Mn2+ बनता जाता है, Mn2+ सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो जैसे जैसे Mn2+ का अमाउंट बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन में, रिएक्शन कैटेलाइज होती जाएगी, तो लेटर पार्ट में रिएक्शन फास्ट होती है, शुरुआत में स्लो होती है, इसलिए हीट भी करना पड़ता है। ऑक्जेलिक एसिड के संग जो रिएक्शन होती है ये सेल्फ इंडिकेटर है। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम एक डाइफिनाइल अमीन करके इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि एंड पॉइंट पे जब एक्स्ट्रा ड्रॉप डाइक्रोमेट का ऐड करते हैं तो इंटेंस ब्लू कलर देता है। और एक हमारे आयोडीन के टाइट्रेशन होता है कि आयोडीन प्लस हाइपो सॉल्यूशन गिव्स Na2S4O6 प्लस NaI। हमने ये वाली रिएक्शन भी देखी है। आयोडीन वायलेट ब्लू कलर का होता है, ये ऐसा है। तो यहां पे ये वायलेट कलर का है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड कलरलेस होते हैं। तो आयोडीन हम लेते हैं फ्लास्क में और ब्यूरेट में लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी कम होती जाती है कि आयोडीन यूज होता जा रहा है, पर जिस समय आयोडीन पूरा खत्म हो जाएगा एंड पॉइंट पे सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, पर यह भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स से टाइट्रेशन जनरली जो लैब में एनालाइज करते हैं वो 3 ही होते हैं, एक डाइक्रोमेट वाले, एक KMnO4 वाले और एक आयोडीन वाले। अब आता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें Na2H2O3 है, सल्फर +2 है, यहां सल्फर +4 है, +2.5 है। आप करके देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडीन रिड्यूस हुआ। तो आपके पास जैसे आयोडीन यहां पे है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है एक, और उसमें आप जो ये हाइपो सॉल्यूशन है ये वाला,
ये भी कलरलेस होता है, इसे ब्यूरेट में लेके ऐड करते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, लेकिन जब तक आयोडीन प्रेजेंट रहेगा तब तक कलर क्या रहेगा, वायलेट रहेगा, इंटेंसिटी चाहे कम होती जाए। पर जैसे ये खत्म होगा उस समय सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और वो दिखा देगा कि आपका एंड पॉइंट पहुंच गया। पर आपके जो चाहे रेडॉक्स टाइट्रेशन थे, चाहे आपके एसिड बेस थे, उनका मेन बेसिस कलर चेंज ही था। लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जब बेसिस, मतलब यहाँ भी एंड पॉइंट ही देखना है हमें, कोई रिएक्शन हो रही है, बेसिस वही है कि कोई चीज़ फ्लास्क में है, कोई चीज़ ब्यूरेट से ऐड की जा रही है। रिएक्शन हो सकता है एसिड बेस भी हो, द रिएक्शन कुड बी रेडॉक्स, कुड बी एसिड बेस, ज़्यादातर एसिड बेस या प्रेसिपिटेशन, ये दो तरीके की रिएक्शन का एनालिसिस हम कंडक्टोमेट्रिक से करते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन आपका होता है जिसमें टाइट्रेशन हो रहा है फ्लास्क में, उसको हम एक एक्सटर्नल एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब उसमें वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपका करंट दिख रहा है, मान लो आपने टाइट्रेशंस किया है, तो कुछ केस में हो रहा है कि कलर जैसे जैसे आप ऐड करते आ रहे हो करंट बढ़ता जा रहा है, पर एक समय आपने देखा कि फिर करंट कांस्टेंट हो गया, बदला ही नहीं, या बदल नहीं रहा था, बदलना शुरू हो गया, बढ़ रहा था घटना शुरू हो गया, घट रहा था बढ़ना शुरू हो गया, मतलब एंड पॉइंट पे कुछ ड्रेस्टिक चेंज हो, बढ़ने वाली चीज़ या तो घटने लगे, घटने वाली बढ़ने लगे, बढ़ने वाली कांस्टेंट हो जाए, घटने वाली चीज़ कांस्टेंट हो जाए, या कांस्टेंट वाली चीज़ बढ़ या घट जाए, मेन यही बात है। तो वो एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम कलर से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम उस करंट से या कंडक्टिंग नेचर से चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि जो H+ आयन है और जो OH- आयन है, इनका जो कंडक्टिंग नेचर है वो कंपेयर टू जो अदर कैटायंस या एनायंस है उनसे इनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, इनका जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे मान लो कि एक H+ एक Na+ से रिप्लेस हो रहा है, तो चार्ज वाइज तो दोनों के पास सेम है, लेकिन अगर H+ Na+ से रिप्लेस हो रहा है तो बाकी सब चीज़ सेम है, पर केवल मान लो कि H+ था वो Na+ से रिप्लेस हो गया, H+ हट गया Na+ रिप्लेस हुआ, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। या कभी Na+ H+ से रिप्लेस हो गया तो कंडक्टिविटी ड्रेस्टिकली बढ़ेगी। हाँ, कभी ऐसा पहले आयन ही नहीं थे पर आपने कुछ रिएक्शन के आयन बनना शुरू हो गए तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी बढ़ेगी, या आयन बनना ही बंद हो गए तो कम होगी। लेकिन अगर मतलब नंबर ऑफ आयन्स वही है, पर अगर H+ रिप्लेस बाई Na+ या OH- रिप्लेस बाई NeN तो कम होगा, NeN रिप्लेस बाई OH- ड्रेस्टिकली बढ़ेगा। लेकिन अच्छा, बाकी आयंस में क्या है, अब Cl- और सपोज K- है, वैसे तो जैसे Li+ और K+ है, कहा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन में K+ की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका हाइड्रेशन कम होगा। तो ये कहीं कहीं पे आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो कि Li+ K+ से रिप्लेस हुआ तो वैल्यू बढ़ेगी, K+ Li+ से रिप्लेस हुआ एक्वस में तो कम हो जाएगी। कभी कभार आपको फिर चीज़ें दी हुई हो सकती हैं मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आयन की, पर एक बात श्योर है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट, अगर सपोज K+ और Ag+ जैसे होते हैं तो उनका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है K+ और Ag+ का। तो K+ और Ag+ जो होते हैं अगर वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका खास फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर ऑफ आयंस उतने ही रह रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन H+ अगर किसी और कैटायन से रिप्लेस हो रहा है तो चीज़ कम होगी, H+ रिप्लेस कर रहा है तो चीज़ बढ़ेगी, OH रिप्लेस कर रहा है किसी एनायन को तो डेफिनेटली बढ़ेगी, और OH रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे एनायन से तो कम होगी। अब जैसे हम सीधे KCG देखते हैं,
आज क्लास में 8 बजे छोड़ दूंगा, 8, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इन फ्लास्क वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इन ब्यूरेट। पहले ये चीज, ये सब तो जो मैं बताया था बातें, कंडक्टोमेट्रिक ये वाली चीज, अब ये वाली चीजें बता दी मैंने। Li प्लस गैसियस Na प्लस गैसियस का ऑर्डर ये है, लेकिन एक्वस में साइज बिगर, तो हाइड्रेशन विल मेक इट, जिसकी साइज छोटी है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन बहुत हैवी होगा और वो हैवी हो जाएगा। और ये बात एक ध्यान रखो, H प्लस एक्वस का जो मोलर कंडक्टेंस है मच हायर देन अदर मोनोकैटायंस, कोई भी A प्लस हो, और OH माइनस का मोलर कंडक्टेंस इज हायर देन अदर कोई B माइनस एनायन। The molar conductivities of H plus and OH ions are much higher than those of the other ions। और एक ये बात बताई थी मैंने, एक्वस फेज में ऑर्डर ये हो जाएगा। अब ये चीज देखो, टाइट्रेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl in flask versus base strong base in burette। भाई ये चीज है, HCl फ्लास्क के अंदर है और NaOH में ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, तो रिएक्शन क्या हो रही होगी, NaCl प्लस वाटर, वाटर नॉन आयनाइजेबल है। यानी हो क्या रहा है कि आप जब आपके पास HCl है तो Cl माइनस तो जो था वैसे ही रह रहा है, H प्लस क्या हो रहा है, OH से रिएक्ट कर रहा है और Na प्लस उसमें आ जा रहा है, यानी न्यूट्रल H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस। आपने थोड़ा सा NaOH ऐड किया तो OH माइनस आया, वो तो किससे रिएक्ट कर गया, H प्लस से, तो वाटर बन गया, तो OH माइनस कंज्यूम हो गया। अभी भी H प्लस बचा हुआ है कुछ, लेकिन जो जितना H प्लस यूज्ड अप हुआ वो किससे रिप्लेस हो गया, Na प्लस से। यानी H प्लस जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हायर थी इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई Na प्लस। तो कंडक्टेंस आपको जो कंडक्टिंग नेचर यहां नजर आ रहा होगा एमीटर में, करंट क्या होगा, डाउन होगा। तो पहले ये जैसे शुरुआत में ऐसा था तो ये डाउन होता जाएगा। जिस समय पे आपने इतना NaOH ऐड कर दिया कि HCl पूरा यूज्ड अप हो गया, उसके बाद क्या आप अगला ड्रॉप NaOH ऐड किया तो क्या हुआ, Na प्लस भी बढ़ा और OH माइनस भी बढ़ा। OH माइनस को भी रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, Cl जितना था उतना है ही, Na प्लस आप H प्लस के बराबर पहले ही ऐड कर चुके हो और अब जो ऐड करो वो तो क्या है, एक्स्ट्रा आयंस है। तो यानी नेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने H प्लस आपके पास थे वो Na प्लस से रिप्लेस हो चुके हैं। वो अलग बात है कि उसके कारण कंडक्टिविटी कम हो गई थी, पर अब तो जब ये रिएक्ट, उसके बाद तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा NaOH ऐड करोगे तो OH भी एक्स्ट्रा आ रहा है और Na प्लस भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आयंस ही एक्स्ट्रा है, तो कंडक्टिंग नेचर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यानी आपको अगर आप टाइट्रेशन को ऑब्जर्व करो तो क्या होगा, कम होता जा रहा जाता है, जैसे एंड पॉइंट पहुंचा अगले ड्रॉप पे आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपने बोला नहीं, जस्ट पहले ड्रॉप पे हमारा एंड पॉइंट पहुंच गया था। इसीलिए बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स ऐड करते हैं,
जिससे हम मतलब जितना छोटा ड्रॉप होगा उतना चांसेस है कि हम एंड पॉइंट के क्लोज पहुंचे, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कि आपकी ड्रॉप बड़ी हो, तो बड़ी ड्रॉप के बीच में ही एंड पॉइंट आ गया था, चीज सीधे पहुंच गई। तो जितना छोटा ड्रॉप ऐड करोगे, जितने कम मिलीमोल्स ऐड करोगे हर स्टेप में, उतना रीडिंग्स आपको ज्यादा क्लोजर टू एंड पॉइंट मिलेगी, क्लोजर टू इक्विवेलेंट, एंड पॉइंट विल बी क्लोजर टू इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ NaOH इज ड्यू टू Na प्लस एंड OH माइनस, एक आप पढ़ लेते हैं, whereas that of HCl is due to H plus and Cl minus. When a drop of NaOH is added to a certain volume of HCl solution taken in a conductivity cell, NaOH reacts with equivalent amount of HCl, इस reaction के accordingly. Before NaOH is added, the conductance of HCl has a high value due to the presence of highly mobile H plus ion. As NaOH is added, H plus ions combine with OH minus ions to form undissociated water, and thus faster moving H plus ions are replaced by relatively slower moving Na plus ions. Consequently, the conductance of the solution decreases, and this continues right up to the equivalence point. If more of NaOH is added, then the solution contains an excess of fast moving OH, क्योंकि अब तो H plus तो बचा नहीं, तो OH जो आप एक्स्ट्रा ऐड करो वो क्या हो गया, वो आयन की तरह ही रह गया, और Na प्लस भी एक्स्ट्रा आ रहा है, with the result and its conductance is increased and continues to increase as more and more NaOHs keep on adding. तो ये same thing can be achieved if you take NaOH in the flask and HCl. तब चीज क्या होगा, तब आप Na प्लस को हटा रहे हो H प्लस से, नहीं तब आप बेसिकली क्या हो, जैसे NaOH है आपके पास, यहाँ पे NaOH है और यहाँ से HCl, तो H प्लस तो OH रिएक्ट कर वाटर बन गया, योर OH इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, Cl माइनस, तो फिर चीज क्या होगी, कम होगी, फिर कम होगी, एंड पॉइंट पहुंच जाएगा, देन H प्लस भी आ रहा है और Cl भी, तो वापस कर्व इसका नेचर ऐसा ही रहेगा, कम फिर, ठीक है ना। वो ये सब वैल्यूज अलग हो सकती हैं कि आपका शुरुआत में HCl था या NaOH है, नेचर ये रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ईदर वे, कोई भी कहीं हो, ठीक है। ये मटेरियल में है, पीछे जो तुम्हें वो दिया ना CRP जो जब दिए, तो वहां पे थ्योरी में है, मेन आगे की थ्योरी में नहीं है, बट पीछे थ्योरी में है। अब ये देखो, एक पानी की बोतल है क्या अंदर है, तो अंदर से दे दो, वरना मुझे लाके देना। Titration curve of strong acid HCl in flask versus weak base NH4OH in burette. HCl आपके पास यहां है, तो H प्लस और Cl माइनस आपके पास है, आयोनाइज्ड है, तो कंडक्टेंस हाई होगा। जब आप NH4OH ऐड करोगे, तो जो NH4OH है ये बेस है, वीक बेस, ये H प्लस से रिएक्ट करेगा, ये बना देगा वाटर एंड, तो जो H प्लस था वो यूज्ड अप हो रहा है वाटर बन के अनडिसोसिएबल, और अमोनियम से रिप्लेस हो रहा है, तो अमोनियम का कंडक्टेंस
किससे कम होगा? H+ से कम होगा। तो पहले आपका क्या हो रहा है? कंडक्टेंस इज रिड्यूसिंग, अमोनियम बढ़ता जा रहा है। वैसे तो क्या है, एक समय में जब आप इतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर दोगे कि HCl के मिलिकुलर उसके बराबर हो गए, तो उसके बाद पहले तो आपका ये हो जाएगा, मैं पहले सोच ऐसा हो जाएगा, एक बार पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी सॉल्यूशन में अमोनियम आयन बन चुका है और Cl माइनस है ही। अब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, उसके बाद तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वैसे ही वीक बेस है, आयोनाइज नहीं होता है। अमोनियम आयन ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन में काफी आ चुका है पहले ही, तो उसकी प्रेजेंस में तो और कम हो जाएगा। प्रोडक्ट में अमोनियम हो तो क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन और फर्दर सप्रेस हो जाएगा, यानी इसके बाद फर्दर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आप ऐड करोगे वो वैसे ही वीकली डिसोसिएबल है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अमोनियम उसको और कम कर देगा डिसोसिएट, तो आप जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे आफ्टर एंड पॉइंट, वो वैसा ही बिना आयोनाइज हुए सॉल्यूशन में रह जाएगा ऑलमोस्ट, तो उससे कोई कंडक्टिंग नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ही मतलब ये भी चलता है कर्व। अब यानी हमने बेसिकली कुछ ऐसा कर्व वो किया इस तरीके का, या ऐसे सोच लो ऐसा कुछ कर्व किया। अब इस बात का क्या मतलब है जो ये यहां पे ऐसे कर, ये क्या कह रहे हैं कि अमोनियम आयन जैसे जैसे बन रहा है, अमोनियम आयन हैज ए टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज। अमोनियम हाइड्रोलाइज हो क्या बनाता है? वाटर से NH4OH और H+। ऑल्दो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अमोनियम का आयन बढ़ता जा रहा है, अमोनियम कंसंट्रेशन। तो बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन अमोनियम विल गेट अ टेंडेंसी कि उसका थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस हो जाए। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पर H+ भी बनेगा, और H+ थोड़ा सा भी बनना क्या करेगा? चीज को बढ़ा देगा। तो यानी ये अपना पूरा डिप दिखाए बिना स्मूथली थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा। मतलब आपकी जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा का पूरा नीचे चला जाए, फिर ऐसे हो, बिकॉज क्योंकि जो अमोनियम आयन बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर वो हाइड्रोलाइज होंगे और उसके कारण H+ प्रोड्यूस होंगे थोड़े से, तो वो पूरा मतलब आपका एंड पॉइंट पहुंचने से पहले पूरा एंड पॉइंट वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस सिग्निफिकेंटली शुरू हो चुका होगा, यानी उससे जो H+ आ रहे होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, तो पूरा नीचे पहुंचना एक स्मूथली जैसा ऊपर से चला जाएगा। पर बहुत से केसेस में ये ऐसे नहीं देने के बजाय ऐसा भी दिया है, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये देखो, इन दिस केस देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फास्ट मूविंग H+ आयन by slow moving ammonium ions as the following reaction proceeds. HCl plus ammonium hydroxide NH4Cl water, Cl तो जैसा है वैसा ही रह रहा है, पर जो आपका H+ है वो वाटर बन के हट रहा है और अमोनियम से रिप्लेस हो रहा है। Consequently, a fall in conductivity is observed at the end point. After the equivalence point, the conductivity remains practically constant because NH4OH has a very low conductivity as compared to HCl or NH4Cl. A slight curvature is noticed near the end point. This is explained on the basis of the following reaction taking place simultaneously. ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनियम आयन। तो उससे जो H+ बन रहा है वो थोड़ा सा कंडक्टिविटी को हल्का बढ़ा रहा है, मतलब पूरा नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो इसलिए पूरा नीचे जाए बिना जहां कर्वेचर आ गया, चेंज स्मूथ हो गया। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ फास्ट मूविंग H3O+ ions. It is due to the H3O+ ions produced by the hydrolysis in the system that the falls in the conductivity of the solution are arrested and a curvature in the plot is, कि वो जो फॉल था उसको वो पहले ही थोड़ा सा पहले अरेस्ट हो जाता है और स्मूथ कर्व हो जाता है, पूरा नीचे नहीं जाता। बट बहुत बार वैसा भी दिया हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेयरली आई थिंक कि हमें इन दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा, तो ठीक है, करना पड़ेगा तो फिर हमने बता दिया। पर अगर ये दोनों में केवल ये वाला भी दिया हुआ है तो ये भी करेक्ट है।
ये दिया है तो करेक्ट है, दोनों दिया तो फिर ठीक है, ये वाली बात जो पढ़ रहे जिस चीज को। ये सोचो, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐड कर रहे थे क्या, वीक बेस। अब है स्ट्रॉन्ग बेस और ऐड कर रहे हैं वीक एसिड। तो आपके पास ये सोचो, तो पहले तो कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि Na+B है, इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग। आपने ऐड किया एसिटिक एसिड ACOH, AC मतलब CH3CO, तो आपका क्या होगा, ACO माइनस आयन, तो H+OH रिएक्ट करेंगे, वाटर बनेगा और OH इज रिप्लेस्ड बाई एसीटेट आयन जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी। Na+ जो है सो है, तो आपका पहले कंडक्टिविटी कम होता जाएगा, पर एसीटेट आयन बनता जा रहा है। तो एसीटेट आयन क्या होगा, एक तो तरीका वो पूरा नीचे गया और फिर जब एंड पॉइंट पहुंच जाएगा तो उसका एसिटिक एसिड वैसे ही वीकली डिसोसिएबल है और ऐड करने से उसका डिसोसिएशन तो और सप्रेस हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ एसीटेट आयन कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे और पीछे चला जाएगा इक्विलिब्रियम, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जाएगा एंड ये वाला कर्व। पर क्योंकि एसीटेट आयन हाइड्रोलाइज भी होता है, एसीटेट हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड और OH माइनस, तो उसके कारण से ये चीज एग्जैक्टली पूरा नीचे ना पहुंच के ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जो एसीटेट आयन बन रहा है, मिल रहा है, सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो भी तो हाइड्रोलाइज करता है ना, एंड मेक्स फास्ट मूविंग OH, ठीक है। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, हाँ एक बार पढ़ा हुआ रहे तो मालूम है कि हाँ चीज ऐसी होती है, डर नहीं लगता है कभी एग्जाम में आगे ऐसा ग्राफ। बाकी इसमें मतलब कुछ रटने जैसा बहुत कुछ नहीं है, समझोगे तो टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड। एसिटिक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मेरा यहां है, तो ये तो वैसे ही वीकली आयोनाइजेबल है, थोड़े से एसीटेट होंगे, थोड़े से H+ होंगे, तो कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी अनलेस एंड इट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। तो अब आपने जब NaOH ऐड किया तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। पहले तो एसिटिक एसिड एक्चुअली देखा है तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, आगे जा ही नहीं रहा था, पर जब आपने NaOH ऐड किया तो क्या होगा, OH माइनस ने इस H+ से रिएक्ट किया तो रिएक्शन आगे गई, फिर H+ बना तो फिर OH ने रिएक्ट किया, क्योंकि दे हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट, तो रिएक्शन आगे जाती गई। यानी जो चीज आयोनाइज हो ही नहीं रहा था वो पूरा आयोनाइज हो गया एसिड बेस रिएक्शन में। तो आपके नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एसिडेट पहले और H+ पहले बहुत कम थे, NaOH ऐड करके आप H+ को निकालते जा रहे हो और वो आगे जाता जा रहा है। Na+ तो आ ही रहा है, Na+ तो H+ को रिप्लेस करते जा रहा है और बढ़ते भी जा रहा है और संग में एसीटेट भी बढ़ते जा रहा है। तो यानी बेसिकली तो पहले क्या था, जो चीज आपके पास थी अगर कंडक्टेंस ऐसी थी तो ये बढ़ी, पहले ऐसे सोचो कि अभी वो कर्व वाली बात बताऊंगा, वो जो थोड़ा सा इस चीज को, पर इन जनरल क्या है कि जब आपने बेस ऐड किया NaOH तो आपके नंबर ऑफ आयंस ही बढ़े क्योंकि रिएक्शन हुई, एसिटिक एसिड आगे गया,
आयोनाइज जो हो गया तो आयोनाइज हुआ, तो आपका होता गया, जब एंड पॉइंट पहुंचा तो क्या हुआ, एसिडिक एसिड खत्म। अब आपने NaOH ऐड किया तो क्या होगा, Na+ भी आ रहा है, वो तो पहले भी आ रहा था, और OH भी फ्रीली आ रहा है, क्योंकि अब तो उसको रिएक्ट भी नहीं करना कि वाटर बनना भी नहीं है, तो और ज्यादा स्टीपली बढ़ेगा। तो यानी जो पहले ऐसा था अब और स्टीप हो गया, मतलब पहले ऐसा था अब स्टीप हो गया। तो ये चीज दिखा रहा है, मतलब ऐसे कुछ ऐसा था। बहुत बार चीज आपको ऐसे भी मिल सकती है, कोई इश्यू नहीं है। अब इस बात को समझो, शुरुआत में कुछ तो H+ था ही, मान लो चाहे थोड़ा ही हो, 0.0001 मोलर ही हो, तो जब आपने NaOH ऐड किया तो OH क्या हुआ, उससे बहुत फास्ट कंबाइन किया और उसको रिएक्ट कर दिया। तो उस समय जो मान लो से 0.001 मोल रिएक्ट कर गए OH से, और रिप्लेस किससे हुए, 0.001 मोल ऑफ Na+। तो इस समय पे सिचुएशन क्या होगी भाई, 0.001 मोल H+ तो पहले भी था, उसके लिए तो NaOH की जरूरत नहीं थी, पर NaOH ने ऐड करके क्या किया, पहले तो उसको हटा दिया और उसको Na+ से रिप्लेस कर दिया। तो शुरुआत में तो क्या होगा, थोड़ा सा डिप नजर आएगा कि उसने जितना H+ था उसको Na+ से रिप्लेस किया, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो H+ उतना था ही नहीं, Na+ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि Na पहले 0.001 मोल H+ था, क्योंकि रिएक्शन इतना ही आगे जा पा रही थी। और उसका तो NaOH क्या कर रहा है, वो H+ जो भी बन रहा है उसको रिएक्ट करके Na+ बढ़ाता जा रहा है। तो पहले तो उतने आयंस ही नहीं थे, तो उसके बाद वापस बढ़ेगा ही, लेकिन शुरुआत का थोड़ा सा डिप है, वो इस बात का इंडिकेटिव है कि जो पहले से आपके पास H+ थे वो उतने H+ जब Na+ से रिप्लेस होंगे तो चीज स्लाइटली डिप होगी, और उसके बाद फिर बढ़ेगी, और जब एंड पॉइंट पहुंच जाएगा तो उसके बाद तो NaOH फर्दर इंक्रीज करेगा। तो ये चीज, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, जब आप देखोगे कि जैसे आपने शुरू किया एक हल्का सा ब्लिप टाइप का मिलेगा कि पहले कम हो गया और फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो बहुत छोटे से मूवमेंट के लिए होगा, थोड़ा सा शुरुआत में होता है कि जस्ट मिली सेकेंड्स के लिए कम हुआ, फिर बढ़ा, एंड पॉइंट तक बढ़ा, और फिर और फास्टर रेट से बढ़ा। पहले मान लो कि यूनिफॉर्मली कुछ बढ़ रहा है, पर अचानक ने देखा कि वो जो इंक्रीज है उसकी इंक्रीज स्टीप हो गया, मतलब पहले कंडक्टिंग नेचर को एक कोई चीज मिल रही थी, अचानक बहुत फास्ट मिलना शुरू हो गया, तो वो इस एंड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। बात समझे? अगर NH4OH फ्लास्क में हो और इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड करें तो क्या होगा, NH4OH वीक बेस है तो बहुत ज्यादा अमोनियम और H+ देगा ही नहीं, तो वैल्यू कम ही होगी। पर जब HCl ऐड करोगे तो ये इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन आगे जाएगी और आगे जाती जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपके इनके एक्चुअल अमाउंट बढ़ेंगे। तो फिर वही वाली बात है, पहले बढ़ा फिर HCl ऐड किया तो और फास्ट बढ़ा। पर इसमें भी वही है कि शुरुआत में क्योंकि आपके पास कुछ तो OH था, थोड़ा सा ही था, पर जब तक उतना OH Cl को रिप्लेस करे, Cl से रिप्लेस होगा, उस समय चीज कम होगी, बट उसके बाद एक्चुअली आयंस ही बढ़ रहे हैं, तो इसका नेचर भी ऐसा ही होगा। बात समझे? आया बात समझे? क्लियर हुआ? पर बहुत बार ये कर्व आपको ऐसा भी मिल सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, पहले इस वाली बात को इग्नोर भी कर देते हैं। पर जैसे इस 2024 में ऑल्दो उस बात से कोई एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता था, पर कर्व में ये वाली पॉइंट कर्वेचर्स दिए थे। एक क्वेश्चन आया था, हम करेंगे, जैसे उससे पहले क्वेश्चन 2014 में आया था उसी तरीके का, उसमें वो कर्वेचर नहीं दिए थे, उसमें जैसे हम इस बार जो दिया था उसमें एक दो एक कर्वेचर दिया था, ऑल्दो नहीं मालूम होने के बावजूद भी जो बेसिक बातों से ही वो चीज हो जाता था। हाँ, लेकिन
फिर भी है ना अचानक ये क्या चीज हो रही है, तो मान लो आइडिया है तो ये हो गया। ठीक है, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। कहां पे एसी मतलब एसीटेट कहां गया, ओ कॉमन आयन एसी माइनस, वही एसीटेट आयन बोल रहे हैं, एसिड नहीं वो एसी प्लस नहीं एसी माइनस ही होना चाहिए, माइनस कर लो। यहां पे एसी का मतलब है CH3 C डबल, ठीक है। कहीं कहीं पे ACO भी लिखा हुआ होता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक में यूजुअली एसी का मतलब एसिटाइल होता है, CH3CO होता है। तो जैसे इसे ज्यादा बेहतर होता लिखना NaOAC, AC मतलब CH3CO, ACO मतलब CH3C डबल O माइनस, पर यहां इस AC से ही इनका मतलब CH3C डबल O माइनस है। अच्छा अब ये देखो, टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड इन फ्लास्क वर्सेज वीक बेस, ये चीज। तो एक्चुअली अगर शुरुआत में मेरे पास एसिटिक एसिड है तो बहुत कम आयन ही होंगे, वीक एसिड है ज्यादा आयंस नहीं बने होंगे, बहुत ज्यादा कंडक्टिंग पावर भी नहीं होगा। भाई नॉर्मल डाइल्यूशन है मान लो, अनलेस अनटिल इट इज इनफाइनाइट, पर इनफाइनाइट पे रीडिंग ही नहीं मिलती है। अब आप मान लो तो आपने बना दिया 10⁻⁶ मोलर, तो उस पर तो वैसे भी आपको जो आप कनेक्ट करोगे उसे वो रीडिंग ही नहीं देगा। हाँ थियोरेटिकली आप मन में सोचते रहो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो वो लिमिटिंग मोलर वैल्यू आ जाएगी, पर रीडिंग नहीं मिलती है। तो ये नॉर्मल डाइल्यूशन पे पूरा आयोनाइज नहीं होगा, बहुत थोड़े आयंस देगा। आप ऐड किए NH4OH, ये भी वीक बेस है, पर फिर भी एसिड बेस आपस में चाहे वीक हो ही दोनों तब भी रिएक्ट करते हैं। H प्लस OH, इससे जो थोड़ा सा OH आएगा वो H प्लस से रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा, तो H प्लस हटेगा तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आगे जाता जाएगा। जितने आयन पहले नहीं बने थे उससे ज़्यादा बनेंगे एसीटेट, और संग में अमोनियम भी ज़्यादा। अकेला अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनाइज नहीं होता, पर वो क्यों आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि उसका OH यूज होता जा रहा है, तो वो भी अमोनियम बनता जा रहा है। तो ये अल्टीमेटली आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एसीटेट भी बढ़ रहा है अमोनियम भी बढ़ रहा है। तो ये आपका फिर जब एंड पॉइंट पहुंच गया तो आपका सॉल्यूशन में हो गया एसीटेट हो गया, अमोनियम हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, वैसे ही आयोनाइज नहीं होता था, अमोनियम की प्रेजेंस ऑलरेडी है वहां पे, तो भी आयोनाइज और नहीं होगा, तो मतलब ठीक है, कह सकते हो जैसा होगा, क्योंकि पहले जो H प्लस है वो जब अमोनियम जब तक उतने को रिप्लेस करेगा होगा, थोड़ा सा होगा, वही वाला बताएगा अभी आएगा यहां भी वो चीज हो। फिर अगर ऐसा हो तो पहले कम है फिर वही बढ़ेगा, सेम चीज, सेम ही नेचर रहेगा। ठीक है, क्लियर है वो। फिर देखो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और वीक एसिड वीक बेस।
चारों देख लिए, है ना। अब एक ये चीज देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टाइट्रेशन कर्व titration curve of soluble salt AgNO3 in flask versus soluble salt Kx in burette. Titration curve of soluble salt silver nitrate in flask versus soluble salt Kx in burette. आप Kx को मतलब हम जनरली ब्यूरेट तो जो चीज ऐड करते हैं वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स, छोटे छोटे, उसका कंसंट्रेशन भी कम रखते हैं। क्यों? कि ज्यादा बड़ी ड्रॉप हो तब भी मिलीमोल कम हो, एक कंसंट्रेशन कम हो तो क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन ही 0.01 मोलर है तो 1 ml की ड्रॉप में भी 0.01 मिलीमोल ही है, पर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो 1 मिलीलीटर की ड्रॉप में 0.1 मोल हो जाएंगे, 0.1 मिलीमोल हो जाएंगे। तो अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, अपने आप ही मिलीमोल, ड्रॉप बड़ी होने से भी मिलीमोल, अल्टीमेटली तो मिलीमोल रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट तो अमाउंट ही कर रहा है ना वो जो चीज है। तो अब यहां पे जो क्या है कि जैसे ये यहां पे x कुड बी i माइनस, इनमें से कुछ भी हो सकता है, KCK या वही AgI, AgBr, AgCl। तो आप जब इसमें KX को ऐड कर रहे हो तो आपने KX ऐड किया तो Ag, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो Ag प्लस क्या हो रहा है, X माइनस से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, यानी Ag प्लस हट गया कुछ, X माइनस जो आपने ऐड किया वो हट गया, पर Ag प्लस को किसने रिप्लेस कर दिया, K प्लस ने। अब Ag प्लस और K प्लस बहुत मतलब ये है, क्योंकि हर डेटा तो आप याद नहीं रख सकते, तो जनरली जैसे ज्यादातर जब आपको एनालिसिस करना है बढ़ना घटना, वो H प्लस हटा Na प्लस से तो चीज कम हो रही है, H प्लस ने हटाया Na प्लस को तो चीज बढ़ रही है। लेकिन अब Ag प्लस और K प्लस इनफैक्ट देखा है तो इनकी जो मोलर कंडक्टिंग जो आयोनिक मोलर कंडक्टेंस होती है इनकी बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती है, और अगर होगी भी तो फिर आपको जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था 2024 में, उसमें पूरे डेटा दिए थे, एक सेट ऑफ डेटा भी दिए थे, क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉर्मेट देंगे पूरा, तो उससे आपको पता चल जाता था कि आप क्या बात कर रहे हो, कि मतलब जैसे एज K प्लस का जैसा ज्यादा है मान लो तो यानी क्या हुआ, कंडक्टिविटी थोड़ी सी, क्योंकि Ag प्लस इज रिप्लेस्ड बाई K प्लस, ऑलमोस्ट कम है किसी है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ नहीं मेंशन किया तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा ही देंगे, बहुत स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा, तो कम होता है। आपका क्या हो गया, ये डिपेंड करता है कि Ag प्लस जो कि हट रहा है K प्लस से, अब K प्लस की मोलर कंडक्टेंस अगर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है तो स्ट्रेट लाइन रह जाएगा, K प्लस का थोड़ा ज्यादा है तो हल्का सा वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा कम है तो हल्का सा कम होगा, जब तक एंड पॉइंट पे क्या होगा, Ag प्लस पूरा खत्म हो गया, Agx बन गया। अब आप जब ऐड किए तो Kx से K प्लस भी आ रहा है और X माइनस भी आ रहा है, आयंस बढ़ रहे हैं और कोई चीज कम नहीं हो रही तो चीज बढ़ेगी। तो यहां कर्व ऐसा कुछ मतलब ये हुआ, ऐसा नेचर है, या अगर नया जो आयन रिप्लेस कर रहा है जैसे K प्लस की वैल्यू सपोज Ag प्लस से थोड़ी सी कम है तो ये कर्व क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का, और थोड़ी सी ज्यादा है तो ऐसा टाइप का, मतलब ऑलमोस्ट सेम है तो ये, थोड़ा सा कम है तो ऐसा, थोड़ा सा ज्यादा है तो जो था उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, समझ गए कि जो Ag प्लस और K प्लस की आपस में कंपैरिजन पे, H प्लस और किसी से कोई वो नहीं, हम जानते हैं कि H प्लस इज मच हायर देन दी अदर्स, OH माइनस इज मच हायर देन दी अदर्स, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा मालूम होना पड़ेगा, हर डेटा में याद नहीं होता है और ना एक्सपेक्टेड है। Insoluble salt AgX is formed, Ag plus is replaced by K plus, hence conductance remains practically constant. After
equivalence point it increases due to addition of kx. Here we have assumed that conductance of k plus is practically same as Ag plus, क्योंकि Ag plus हट रहा है, k plus उसे रिप्लेस कर रहा है, बाकी सिचुएशन वही रह रही है, नाइट्रेट जितने थे उतने ही हैं, x माइनस तो जो ऐड किया तो चले ही जा रहे हैं शुरुआत में Agx के संग, बस ओनली Ag प्लस इज रिप्लेस्ड बाई k प्लस। तो ये चीज अगर मान लो, और फिर अगर सपोज ये स्लाइटली ग्रेटर या स्मॉलर है तो बोल रहे हैं स्लाइटली इंक्रीज, अगर ग्रेटर है तो स्लाइटली इंक्रीज होती जाएगी अगर आने वाले आयन की, और कम है तो स्लाइटली जो स्टार्टिंग पॉइंट उससे कम होती जाएगी टिल एंड पॉइंट, उसके बाद फिर बढ़ेगी। नहीं बढ़ा ना, NO3 माइनस तो जो था वही है, सिल्वर नाइट्रेट कहां पे है, फ्लास्क में है ना, तो वो तो जैसा था वैसे ही है, वो तो उतना ही है। It can be other way around as well. You can keep kx in the flask, तो x माइनस रहेगा और k प्लस है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो क्या होगा, देन आपका Ag प्लस और x जाएगा, x चला जाएगा जैसा, k प्लस जितना है उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे नाइट्रेट इज रिप्लेसिंग x माइनस, तो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि नाइट्रेट का अगर x में जो x माइनस उससे ज्यादा है तो बढ़ेगा, कम है तो थोड़ा कम होगा, और ऑलमोस्ट सेम है तो, और बाद में तो बढ़ेगा ही, क्योंकि दोनों ही आयंस आ रहे हैं और कोई उसको पैसे बनाने के लिए भी नहीं बचा, तो चीज बढ़नी है। ठीक है, समझ में? Titration curve of the mixture of अब ये देखो, अभी तक वैसे एग्जाम में यही 5 केसेस पे क्वेश्चन आए जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक ही एंड पॉइंट मिलता है। अब लेकिन ये है कि जैसे टाइट्रेशन कर्व, एक दो और देख लेते हैं केसेस जो और दिए हुए होते हैं। टाइट्रेशन कर्व ऑफ द मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब आपके पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, और उसे अपने स्ट्रॉन्ग बेस से ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो, तो यानी यहां पे NaOH पहले किससे रिएक्ट करेगा बताओ? NaOH को मौका मिल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करे, और वीक एसिड भी है, रिएक्ट तो दोनों से ही करेगा, पर पहले वो स्ट्रॉन्ग पहले रिएक्ट करेंगे। तो यानी क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग, भाई एसिड और बेस की रिएक्शन इज अ रिवर्स, एक तरह से क्या, H प्लस प्लस OH, तो H प्लस प्लस OH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उनका जो K वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, KW हो गया एक तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, तो यानी पहले HCl से ये रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, एसिडिक एसिड ऐसे ही बैठा हुआ है, वैसे भी डिसोसिएट कम होता था HCl की प्रेजेंस में, तो उसका और भी डिसोसिएशन कॉमन आयन के कारण कम हो जाएगा H प्लस के कारण। तो अब पहले NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, OH H प्लस को रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस, तो चीज कम होगी। H प्लस इज जो आपके पास पूरा आयोनाइज था वो किससे रिप्लेस हो रहा है, Na प्लस से, तो पहले आपकी चीज कम हो रही। फिर क्या होगा, जब HCl खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एसिटिक एसिड तो आयोनाइज ही नहीं होता, लेकिन अब NaOH एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन आगे जाएगी, तो एसीटेट बनेगा, H प्लस बनेगा। तो यानी अब पहले HCl वाले तो खत्म हो गए, H प्लस खत्म हो गया, Na प्लस जितना ना था आ गया, कम भी हो गया, Cl माइनस जो था वो है ही, तो ये तो पहले जितना था। अब लेकिन क्या होगा, अब नए आयंस बन रहे हैं एसीटेट, और अब नए आयंस एसीटेट बन रहे हैं, और संग में Na प्लस भी आ रहा है, तो इसके कारण क्या होगी, चीज बढ़ेगी।
जिस समय आप इतना NaOH ऐड कर दोगे कि एसिटिक एसिड भी स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए, तो सेकंड एंड पॉइंट, दैट इज सेकंड एंड पॉइंट। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो तो Na प्लस भी आ रहा है और OH के लिए भी खुली फील्ड हो गई, कोई चीज रिएक्ट करने के लिए नहीं है, तो वो कंडक्टेंस देगा। तो और पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा और स्टीपर बढ़ा। पहले ये था स्लोप, अब ये स्टीप हो गया। ये बढ़ना, ये जो है ये कम स्टीप है, मतलब ये बता रहा है कि इतना बढ़ने के लिए इतना एक्स चलना पड़ता है। यहां पे इतना, इतने पे तो इतना बढ़ जाता है, इतना चेंज पे यहां पे केवल इतना ही बढ़ रहा है, और यहां पे इतना चेंज पे इतना बढ़ जा रहा है, तो ये स्टीपर चेंज है, स्लोप बढ़ गया। तो यही बता रहे कि ये फास्ट बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया। ऐसा सिचुएशन हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का मिक्सचर फ्लास्क में और स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड कर, तो वहां पे भी ऐसे ही कर्व होगा, है ना। पहले दो एंड पॉइंट पढ़ेंगे, पहले HCl किससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, और पहले कम होगा क्योंकि योर OH माइनस इज रिप्लेस्ड बाई Cl माइनस। Na प्लस तो वो जो है, पर OH हट रहा है, वाटर बन रहा है, पर Cl आ रहा है, तो Cl का कम होगा, OH से कम होगा। फिर लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं आयोनाइज हो रहा था, पर जब ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो इससे अमोनियम बनना शुरू होगा, वहां से Cl माइनस भी आ रहा है, तो चीज बनना शुरू होगी। और फिर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी खत्म हो गया, तब तो HCl, Cl माइनस भी आ रहा है और H प्लस भी फ्री आयन आ गया, कोई रिएक्ट करने के लिए नहीं है, तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा ही नहीं चलेगा, इसी तरीके से, ठीक है, समझ में। ये देखो, जैसे HCl प्लस एसिडिक एसिड, अभी तो था कि मिक्सचर था पर ऐड क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे थे, अब ऐड वीक बेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्ट तो पहले भाई वीक बेस है, उसको भी लेकिन दो स्ट्रॉन्ग और वीक मिल रहे हैं, तो पहले बोला हम स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्शन होगी पहले। तो आपका जो H प्लस है इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई, किससे रिप्लेस हो रहा है, HCl जब NH4OH से रिएक्ट करेगा तो जो आपका ये है H प्लस किससे रिप्लेस होगा, अमोनियम से, कम होगा। फिर जब ये खत्म हो गया तो एसिडिक एसिड तो पहले कुछ आयन ही नहीं दे रहा था, अब बेस से रिएक्ट करके आयन देगा, तो बढ़ेगा दूसरा एंड पॉइंट। तो उसके बाद जब ये भी खत्म हो जाएगा, तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ही वीक बेस है, आपके पास अमोनियम आयन भी बन चुके हैं वहां पे, कॉमन आयन, अमोनियम एसिडेट जब बना होगा तो ये और आयोनाइज नहीं होगा, तो जो चीज यहां तक आ गई ऑलमोस्ट वही फिर रह जाएगी, क्योंकि ये वीक बेस है। बात समझे, सिमिलरली ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम लॉजिक। समझ में चीजें, ये क्वेश्चन देखो,
अच्छा एक ये भी देख लो और फिर आगे बढ़े, एक ये भी चीज देख लो, H2C2O4 वहां लिख लें चाहे तो उधर लिख लो, ठीक है ना। वहां उसमें शायद मटेरियल में केवल तुम्हारा वहीं तक है, मटेरियल में शायद ये वाला चीज भी नहीं है ना, जी है क्या, कि जी है, ये वाला है, तो ये वाला वहां लिख लो एक तो, और एक ये वाला केस भी लिख लो, तो जी कौन सा है फिर वहां, कौन सा ना, NH4 ये तो हम लोग पहले ही कर चुके, NH बिसाइड्स ये, और ये वाला तो हो गया है वही तो, अच्छा उसमें हमने नहीं ये वाला नहीं, हम लोग के इसमें मटेरियल में तुम्हारा केवल यहाँ तक है, मटेरियल में ये वाला चीज है F, और फिर पहले देख लो, ये एक पहले चीज देख लो, इसमें क्या डाई बेसिक एसिड है H2C2O4 और आप ऐड कर रहे हो NaOH, तो क्या होगा, दो एंड पॉइंट होंगे क्योंकि H2C2O4 खुद डाई बेसिक एसिड है ना। तो पहले H2C2O4 हमने पढ़ा ऐसी एसिड्स क्या होते हैं, इनका पहला स्टेप ही सिग्निफिकेंट होता है, तो H प्लस HC2O4 माइनस और फिर HC2O4 माइनस H प्लस C2O4 2 माइनस। तो यूजुअली NaOH जब पहले ऐड होगा तो कौन से स्टेप से रिएक्ट करेगा, पहले स्टेप से, क्योंकि मेनली H प्लस पहले स्टेप से ही आ रहा है, तो ये रिएक्ट करेगा, इसको खत्म कर, कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सब चीज ये बना देगा, ये पूरा खत्म करके ये बना देगा, तो वो पहला एंड पॉइंट होगा। तो उस समय क्या हो रहा है, H प्लस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई Na प्लस, पर पहले तो H प्लस था ही नहीं, ये तो वीक एसिड है ना, तो शुरुआत में वो हो सकता है थोड़ा सा डिप दिखे, पर अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आयंस ही बढ़ेंगे। और ये अब आपके पास क्या हुआ, HC2O4 फर्दर रिएक्ट करेगा, जब ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा HC2O4 में, तब इसकी बारी आएगी, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा डाई, ये C2O4 2 माइनस, C2O2 माइनस में चार्ज डबल है, तो उसकी कंडक्टिंग पावर जो होती है चार्ज पे भी डिपेंड करती है, तो इसकी कंडक्टिंग पावर हाई होगी, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, ये जो था ना ये इससे ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब ये भी खत्म हो गया तब तो आप क्या ऐड कर रहे हो, NaOH, Na प्लस एज वेल एज, तो बढ़ना ही, तब तो सब और ज्यादा बढ़ेगा, पहले आपका ये हुआ फिर ये और बढ़ गया, इधर वीक बेस है, तो पहले तो यही चीज हुई, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये वीक बेस है, जब दोनों एंड पॉइंट पहुंच जाएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोई खास ऐड करने पे फर्क डालेगा, क्योंकि वो तो वीक बेस है तो आयोनाइज ही नहीं होगा, तो उसका ये हो जाएगा, समझ में, ये हो गया इसके सन, ये हो गया इसके सन। H3PO4 होगा तो उसमें 3 एंड पॉइंट मिल जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया समझ में आ गया, चीज क्या क्या है। वाह, अब ये 2014 में आया था,
C2H5 3N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्गेनिक बेसेस जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, ये टर्शरी एमीन है। C2H5 होल थ्राइस N क्या हुआ? N C2H5 ये अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा? ये जो लोन पेयर है ना, जैसे अमोनिया पे अमोनियम बनता है, वैसे इस पे क्या होगा? इस पे H जुड़ के इस पे प्लस आ जाएगा। सॉल्ट कैसा बनेगा इसमें? ऐसा होगा ये चीज। सॉल्ट जब बनेगा तो वीक एसिड, एसिड है ये तो अब मैं ये नहीं, अभी मैं तुम्हें ये वो चीज नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये वीक बेस है तो किसी एसिड, तो इससे क्या जाएगा? इससे तो वीक एसिड वीक बेस, ये एक्शन किसकी होगी? ये वीक बेस है, वीक बेस है वीक एसिड। जैसे जब आपके पास अमोनिया होता है तो अमोनिया को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हो एक बार, वाटर में है तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा OH, मतलब वही जैसे अमोनियम प्लस OH तो ये हो जाएगा यहां पे H प्लस और OH प्लस एसिटिक एसिड, तो यहां ये रिएक्शन कैसे आएगी? ये Et3H ये अमोनियम जैसा हो गया, OH माइनस प्लस CH3, तो इनकी रिएक्शन क्या होगी? H प्लस OH कंबाइन करेंगे, वाटर बनाएंगे और ये सॉल्ट बनेंगे। जैसे अमोनियम का रोल ये प्ले करेगा और ये एसीटेट, तो ये आपका कैसा केस हो गया? वीक बेस वीक एसिड, ये वो केस हो गया। ऑर्गेनिक एमाइंस आर वीक बेसिस, तो वीक बेस और यहां बोल रहा है एक्स को ऐड किया गया, एक्स को ऐड किया गया वीक एसिड में, ब्यूरेट में ये है, ये फ्लास्क में, तो क्या होगा? वीक एसिड है तो पहले तो आयोनाइज ही नहीं हो रहा था, बेस के आने से आयोनाइज होगा, तो पहले बढ़ेगा एंड देन जब न्यूट्रल पॉइंट एंड पॉइंट पहुंच जाएगा तो आप तो वीक, आप ऐड क्या कर रहे हो? वीक बेस, तो वो तो आयोनाइज फर्दर कुछ होगा नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके बाद ऑलमोस्ट, तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड देन डज नॉट चेंज मच। बाकी अब खुद बताओ एक बार। KI को ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में, पहले क्या होगा? I माइनस एजी प्लस रिएक्ट करके AgI PPT बन गया, और Ag प्लस रिप्लेस बाई K प्लस कुछ देर तक, फिर एंड पॉइंट पहुंच गया जब जितने सिल्वर नाइट्रेट के मिलिक्यूलेंट थे उतने ही मिलिक्यूलेंट ऐड कर दिए। उसके बाद तो पहले तो क्या होगा? Ag प्लस रिप्लेसिंग बाई K प्लस, तो ये कोई खास फर्क नहीं है कि कुछ दिया भी नहीं है डेटा, तो ऐसे केसेस में ऑलमोस्ट इनका सेम ही होता है Ag प्लस K प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट चेंज मच। फिर जब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया
और ओनली यू आर एडिंग के आई, तो बढ़ेगा के प्लस बी आई माइनस बी है, तो यानी कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मच बट देन इंक्रीजेस। ये बताओ, Y है KOH, उसमें ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड, तो क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड ऐड कर रहे हैं, KOH आपके पास है तो K प्लस भी फ्री आयन है, OH भी फ्री आयन है, अच्छा खासा कंडक्टिंग पावर भी हो, कंडक्टेंस भी होगा। अब आप जब एसिडिक एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा? एसिड एसिड होगा तो वो क्या करेगा? वो OH से रिएक्ट करेगा, OH से रिएक्ट करके एसीटेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो जो आपका OH है हटेगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? एसीटेट से। OH आयन विल बी रिप्लेस्ड बाय एसीटेट। तो यानी OH की हायर कंडक्टेंस थी, एसीटेट की कम होती है, तो पहले कंडक्टेंस आपकी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज OH इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय एसीटेट। तो ये OH तो H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, पर उसकी जगह आ क्या रहा है? एसीटेट। अब जब एंड पॉइंट पहुंच गया, यानी यहां पे क्या चीज हो जा रही? कम होती जा रही है चीज, यहां पे चीज कम होती जाएगी, कि पहले K प्लस और OH दोनों फ्री थे। ऐसा नहीं कि एसिडिक एसिड ऐड करके आयंस बना रहा है, K प्लस OH तो स्ट्रॉन्ग बेस से थे ना, तो दोनों ही थे अवेलेबल आयंस के फॉर्म में। हाँ, अब एसिडिक एसिड OH को कंज्यूम कर रहा है और उसकी जगह रिप्लेस किसे कर रहा है? एसीटेट को, रिप्लेस्ड बाय एसीटेट, तो चीज कम हो रही है। और जब एक बार एंड पॉइंट पहुंच जाएगा, अब आप एसिडिक एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड ही रहेगा, क्योंकि पहले से एसीटेट काफी बन चुका है और ये खुद ही वीकली आयोनाइजेबल है, तो ऐड करने पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ये डिक्रीज होगा एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। कोई है क्या ऐसा? कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एंड देन डज नॉट चेंज मच, है ना? R का 2 हो गया। लास्ट वाला क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HI, HBr, HCl are considered strong acid. HI is the strongest one among the HX. उससे कम HBr, उससे कम HCl, पर तीनों स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, पर HF is a weak acid. तो ये तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ऐड क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस, पहले H प्लस और I माइनस था, फिर H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस, तो क्या होगा? कम होगा। फिर एंड पॉइंट पहुंच गया, फिर यू आर एडिंग NaOH, तो बढ़ेगा कि OH आ रहा है, Na प्लस भी आ रहा है, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो S का हो जाएगा 1। समझ में? ये तो मैंने एक्चुअली इस समय तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से ही आया था। आजकल मैं पहले आते थे जिसमें आपको मैच ही करना होता था 2014 में, और आजकल भी मतलब लास्ट 4-5 ईयर्स में कॉलम मैचिंग जब आता है तो उसमें कोड्स दिए हुए होते हैं, तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी करो, द नेचर ऑफ द क्वेश्चन मेक्स इट क्वाइट इजी, क्योंकि उसमें आपका क्योंकि पहले क्वेश्चन आते इसमें ग्रिड दी होती थी, ग्रिड में एक साथ मैचिंग भी हो सकता था, और एक समय 2007-8 में तो यह था कि पूरी ग्रिड एग्जैक्टली सही होनी चाहिए तब नंबर मिलेगा, तो वो तो बहुत ही इडियोटिक भी था। फिर बाद में उन्होंने चेंज किया कि एंट्री वाइज सही होगा तो मिल जाएगा, मतलब जैसे क्वेश्चन 4 नंबर ऐसा कुछ है, 6 नंबर का है, तो एक सब में मिलेगा, और पूरी ग्रिड सही होगी तो 6 मिल जाएगा, पर हर एंट्री पे 1 मिलेगा। तो ये था। अब
कॉलम मैचिंग इस तरह से हटके मेनली क्वेश्चंस कल आ जाए पता नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि कल आ नहीं सकता, लेकिन आजकल क्वेश्चन कोट्स वाले आते हैं। जैसे अभी हम जो अगला, इसमें भी कोट था, तो नीचे लिखा था कि पी का ये ABCD में मैच करके दिया था, उससे चीज़ें काफ़ी आसान आ जाती है। उससे अगर दो भी चीज़ सही मैच होगी तो कभी का आंसर मिल जाता है, और कभी का तो ऐसा होता है एक ही चीज़ से आंसर मतलब इतना आपको नहीं आते हुए भी आंसर मिल जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो अगर कोड वाले हों तो उनको तो जैसा आप करना ही चाहिए, मतलब उसमें अगर एक दो एंट्री नहीं भी समझ में आ रही है तो जो समझ में आ रही है उसको देख के करो, हो सकता है कि थोड़ा सा करने पे आंसर मिल जाए इसमें। ये देखो जो लास्ट ईयर आया था, चलो ये वाला, ये चॉइसेस बाद में दिखाऊंगा, पहले ये इसको देख लो ऑलरेडी। In a conductometric titration, a small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to larger volume of titrate of much lower concentration, and the conductance is measured after addition. The limiting ionic conductivity वैल्यूज दी हुई आयंस की, ये वैल्यूज दी हुई है। एक्चुअली लेते समय लेते ही हैं कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, जो आपका ब्यूरेट में जो फ्लास्क में होता है उसको बोलते हैं टाइट्रेट, और जो ऐड किया था ब्यूरेट से उसे बोलते हैं टाइट्रेंट। जो ऐड करता है वो टाइट्रेंट है, जिसमें ऐड करना है वो टाइट्रेट है। टाइट्रेट का कंसंट्रेशन लो होता है, ब्यूरेट में जो चीज़ है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, क्योंकि उसके बहुत छोटी छोटी ड्रॉप ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर छोटे हो गए तो मिलीमोल बहुत कम हो जाएंगे। तो ड्रॉप को हमें छोटा ही रखना है, पर कंसंट्रेशन रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। हाँ, ड्रॉप जितना छोटा कर सकें उतना अच्छा है, तो मिलीमोल कम होंगे, क्योंकि आपकी कोशिश क्या है कि ड्रॉप कम से कम गिरे, पर अगर वो डाइल्यूटेड भी है तो उस कोशिश में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा कि आप इतना कम ऐड किए कि वो मतलब एक चीज़ भी चाहिए ना ऐड होने, रिएक्शन होने के लिए भी, तो इसलिए वो कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, ड्रॉप की साइज बहुत छोटी रखते हैं। जो ब्यूरेट में, जिसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जो यहाँ पे बढ़ रहा है, कि टाइट्रेंट का ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टाइट्रेट का वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है, जो आपने फ्लास्क में डाल के रख दिया। तो यहाँ चाहिए, यहाँ आयंस का वो दिया है, जैसे Ag प्लस के प्लस में, Ag प्लस और के प्लस में के प्लस ज्यादा है, यानी अगर Ag प्लस से के प्लस रिप्लेस कर रहा है Ag प्लस को, तो थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। नाइट्रेट और Cl माइनस में Cl माइनस का थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखेंगे जब क्वेश्चन में ही देखेंगे किस तरह से। और H प्लस और OH माइनस के तो सिग्निफिकेंटली, देखो सब वैल्यूज को ऐसे है, लेकिन ये दोनों दूसरों से काफी ज्यादा है। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइट्रेट्स एंड टाइट्रेंट गिवन इन द लिस्ट, तो ये बनाना है ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन फिर से वही है। तो अब देखो, पहले मैं एक बार ऊपर आ जाएंगे, एक बार कुछ चीज देखनी होगी। तो पहला वाला क्या चीज कह रहा है, टाइट्रेट KCl है, टाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट है। तो आप क्या कर रहे हो, KCl तो K प्लस और Cl माइनस दोनों होंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां पे आपके पास फ्लास्क में कहां है, फ्लास्क में क्या है, फ्लास्क में आपके पास क्या है, KCl है, तो K प्लस भी है Cl माइनस भी है। सिल्वर नाइट्रेट आपने ऐड किया थोड़ा थोड़ा, तो सिल्वर आयन आके रिएक्ट करेगा किससे, Cl माइनस से AgCl, यानी जो K प्लस आपके पास नाइट्रेट आयन है वो क्या कर रहा है, रिप्लेसिंग सिल्वर आयन आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो नाइट्रेट एक्स्ट्रा आया, तो Cl की जगह आया,
K प्लस तो जितना उतना ही है, पर आपका हो क्या रहा है, Cl हट रहा है और नाइट्रेट उसकी जगह आ रहा है सॉल्यूशन में। तो वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, नाइट्रेट कितना है 7.2, Cl माइनस 7.2, बहुत क्लोज ही है, यानी ऑलमोस्ट फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर फर्क भी आया तो क्या होगा, थोड़ा सा, क्योंकि नाइट्रेट रिप्लेसिंग Cl माइनस, तो हल्का सा कम होना चाहिए। तो ये हल्का सा कम होना किसमें, हल्का सा कम जो है वो सबसे बेस्ट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 3। और उसके बाद जब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया फिर तो आप AgNO3 ऐड किया तो Ag प्लस भी मिला, नाइट्रेट भी मिला, तो यानी P का 3 होना चाहिए। ठीक है, P का आपका अब ये बोल रहा है भाई KCl टाइट्रेंट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में है, फ्लास्क में KCl ऐड हो रहा है, यानी Cl माइनस तो Ag प्लस से रिएक्ट कर गया, तो नाइट्रेट तो जितना उतना ही है, Ag प्लस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय K प्लस। तो Ag प्लस और K प्लस में क्या स्थिति है, K प्लस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, K प्लस इज रिप्लेसिंग Ag प्लस, है ना, KCl आप ऐड कर रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा Ag प्लस यूज होता आ रहा है, K प्लस उसको रिप्लेस करता जा रहा है, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो ये वाला कौन से रिप्रेजेंट होगा, 4, इट शुड बी 4 ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा 4। क्या हम सही रास्ते पे हैं, 3 और 4, P कितना था 3, Q 4। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो काम यही खत्म हो गया, आंसर तो मिल गया, है ना। अभी दोनों देख लेते हैं, पर एग्जाम में अगर कॉन्फिडेंट हो तो यहीं पे आगे बढ़ जाना चाहिए। पर जिनका टाइम सेव होता है ऐसे ही सेव होता है, पर फिर भी यह कि अगर कॉन्फिडेंट तो एक और चॉइस देख लेनी चाहिए। नंबर लूज करना किसी भी सेंस में मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं हुआ चलेगा, पर आती हुई चीज गलत होना जेई IITS एग्जाम में क्राइम है। अगला देखो, टाइट्रेट NaOH HCl, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड वाला है जो हम सबसे पहले ही पढ़ते, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NaOH था, HCl ऐड किए, पहले क्या होगा, Na प्लस रिप्लेस बाई, नहीं आपके OH माइनस रिप्लेस बाई Cl माइनस, तो कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा, कम हुआ और बढ़ा कौन सा है, नंबर 2, तो आपका हो गया R2 हो गया। ठीक ही है, हम जो सोचे थे वही है। अब S भी देख लेते हैं, लेकिन यहां के एग्जाम में अब इसके बाद अगला देखने चाहते हैं, वो टाइम सेव कर लो। फिर टाइट्रेट है NaOH और एसिटिक एसिड ऐड किया, तो पहले तो क्या होगा, NaOH तो पूरा खुला है, Na प्लस OH है ही, मतलब ऑलरेडी वैल्यू हाई है क्योंकि वो आयोनाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और आपने एसिटिक एसिड जब ऐड किया तो क्या होगा, तो भी वो H प्लस से रिएक्ट करेगा और जितना OH हटेगा उतना एसिटेट आके उसमें एडअप हो जाएगा। तो यानी आयंस उतने ही है नंबर, लेकिन OH ज्यादा कंडक्टिंग पावर रखता है देन एसिटेट, तो पहले वैल्यू कम होगी। एक बार जब एंड पॉइंट पहुंच जाएगा तो एसिटिक एसिड वीकली डिसोसिएबल है, तो उसको अगर एक बार एंड पॉइंट का को जब NaOH बचा नहीं, केवल आपके पास Na प्लस है और एसिटेट आयन है, तो उसकी प्रेजेंस में तो क्या होगा, एसिटिक एसिड विल फर्दर नॉट आयोनाइज, वैसे ही कम आयोनाइज तो और आयोनाइज नहीं होगा, यानी पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट 5।
कौन सा? ये क्वेश्चन मटेरियल में, उसमें नहीं, मटेरियल में ये उसमें होगा। अच्छा अभी तुमको मैंने इसका वो दिया है क्या? तो भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ, ठीक है। वो मिल जाए, वो मिलेगा ना जब तुम्हें, अभी 15-20 में दिलवा दूंगा वो मैं, जो तुम्हारा PYQ वाला सेट होता था उसमें मिल जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन का भी उसमें मिल जाएंगे और वो भी मिल जाएंगे। तब तक मैं तुमको, मैंने उस दिन की शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भेजा है ना, कुछ भेजा है क्या वो PYQ का एक सेट? ठीक है चलो मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भेज दूंगा। कल तो मैं तुम्हें इस बार अभी आज रात में जाके कल वाला पेपर सॉल्व करूंगा, परसों कल तुम लोग को दोपहर में वो पेपर का सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया हम लोगों का, समझ में आ गया चीज। पर आजकल इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई में भी आते हैं इस पे क्वेश्चंस। देखने में जैसा डर लगता है लेकिन है आसान, अगर एक बार बात समझ में आ जाए तो। ठीक है, इसके और ये मैं भेज दूंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा, उसे करना, उसके सॉल्यूशंस भी किए हुए होंगे, देख लेना। नहीं तो मैं एक 8-10 क्वेश्चन का जो मैं कराने वाला था, 7-8 क्वेश्चन, और उसका एक वीडियो बना के भेज दूंगा, वो तुम देख लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन भेज दूंगा, ट्राई कर लेना उस पे, इस टॉपिक पे नहीं, जो पिछले क्लास में किया था ना उस पे कुछ क्वेश्चंस। अब वो आए जो तुम्हें वो भेजा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PYQ वाला, यूट्यूब पे जो है, जिसमें करीबन टोटल मिला के 40-42 क्वेश्चन है, पूरे 2006 से लेके 2022 तक के हैं, 23-24 के, 23 तक के हैं, 24-25 के नहीं है, 23 के हैं, तो वो कर लेना। 24-25 का भेज दूंगा। थर्सडे से केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन दोनों ही आसान आए थे, एक तो बहुत ही आसान आया था, डाइक्रोमेट से CrC+ बन रहा था, तो 1 मोल CrC+ बनाने के लिए कितना करंट लगेगा इतने टाइम के लिए। डाइक्रोमेट से CrC+, तो CrC+ का इनफेक्टर तो 3 होता है, CrC+ से +6, तो 1 मोल के लिए 3 इक्वलेंट, 3 इक्वलेंट के लिए 3 फराडे इक्वल टू I × T। टाइम दिया था, I निकालना था, ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन था शायद। और एक क्वेश्चन वो भी आया था, H3PO4 किसमें pH बॉन्ड होते हैं, किसमें नहीं होते। तो ये तो दूसरा है। ये क्वेश्चन था। In an electrochemical cell, dichromate ions in aqueous acidic medium are reduced to Cr3+. तो ये रिएक्शन है आपकी, ये बनता है बैलेंस। ये इसका इनफेक्टर कितना है 3, इसकी बात करते हो तो 6, 6 से 3, 2 का चेंज 6, बात इसकी हो रही है। 1 मोल मतलब इज इक्वल टू 3 इक्वलेंट, एन फैक्टर 3 है,
which is 3 Faraday electricity. ये मिनट में दिए, आइए जो आएगा आंसर है ना, आसान ही कुछ, इससे आसान और क्या। ये बहुत आसान, ये क्वेश्चन KMnO4 न्यूट्रल बेसिक मीडियम में क्या होता था, एसिडिक मीडियम में तो बनता है Mn2+, न्यूट्रल और एक्वस में बनता है MnO2, और I माइनस को चेंज कर देता है आयोडेट में, एसिडिक में आयोडीन और उसमें आयोडेट, बिल्कुल टेक्स्ट बुक रिएक्शन। तो ये मतलब पहला पेपर तो पेपर आसान ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं पर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो वो आपको बैलेंस कर देते ना। यहाँ तो कोई स्कूल का एग्जाम तो नहीं है ना कि पूरा 32 में से 32 क्वेश्चन ही करने का है। मान लो 7-8 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तो हुआ है जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट एवरेज से ऊपर है, वो ज़्यादा मुश्किल है। इससे अच्छा 8 डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, 24 आसान है तो ज़्यादा आसान है, 24 तो कर पाएंगे। सभी डिफिकल्ट हैं तो ज़्यादा कम स्कोर उठेगा। इससे अच्छा है कि भाई जितनी भी अपना तसल्ली करनी है, जितना भी मन है कि भाई हमको डिफिकल्ट पेपर देना है, 7-8 क्वेश्चन दे लो, बाकी अच्छे दे लो। बहुत बार यही होता है कि पेपर में कभी कभार इस बात पे पीछे आ जाती है कि आप उन 6-7 क्वेश्चन से मतलब डर ना जाओ, उससे मतलब उससे आप भयभीत हो गए, मतलब उसी से आप पूरा हिल गए, तो फिर आपको पूरे पेपर में आप मतलब डर जाओगे। अब वहाँ पे ऐसा देखो, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो देखो कि कुछ क्वेश्चन बड़े आसान से भी आएंगे, तो उनको पकड़ के बटोर के नंबर आंसर। ठीक है।